हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंस सीखे थे, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स के बारे में भी हमने जाना था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स, एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स एंड एनएफआईए के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, वन एंड द सेम थिंग, रेफर्स टू द एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक फॉर एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक का एडिशन हो जाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कोई भी इकोनॉमी में अगर हम कैपिटल स्टॉक परचेज कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं हर साल, तो उसे हम बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के भी फर्दर टू टाइप्स होते हैं। First of all, gross investment, and second one is net investment. What is gross investment? Total addition made to the capital stock in an economy in a given period is termed as gross investment. एक इकोनॉमी में एक गिवन पीरियड के दौरान कितना टोटल एडिशन किया आपने कैपिटल स्टॉक का, उसे हम कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सपोज एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर पर हमने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, बट आर नेट इन्वेस्टमेंट द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड। नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है, आइए समझते हैं। देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बताता है कि आपने इस साल टोटल कितना एडिशन किया है स्टॉक का, बल्कि नेट इन्वेस्टमेंट बताता है कि असली में कितना एडिशन हुआ। देखिए, मैंने यहाँ पर बोला कि हमने 20,000 का स्टॉक ऐड किया। अब जो हमने कैपिटल स्टॉक ऐड किया है, इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें, तो उसमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। हमने पढ़ा है अकाउंट्स में कि फिक्स एसेट्स जो होते हैं उसमें डेप्रिसिएशन जरूर लगता है। और यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने कैपिटल स्टॉक में कर रहे हैं, तो कैपिटल स्टॉक में एसेट्स तो होते ही हैं, तो कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन तो जरूर लगेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 20,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो कुछ ऐसे भी तो एसेट्स होंगे जिनका यूज करके उनकी वैल्यू कम हो गई होगी। किस कारण कम हो गई होगी? बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को लेस करके जितना भी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बचती है उसको हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। सपोज करते हैं कि 20,000 का मैंने स्टॉक खरीदा था, 500 की क्या हुई, इस साल वैल्यू कम हो गई हमारे स्टॉक की बिकॉज ऑफ द यूसेज और अलग अलग फैक्टर्स जिसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो हमें अपने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा, तो जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी हमारी, दैट इज 19,500 करोड़, ये हमारा क्या होगा? नेट इन्वेस्टमेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन द गिवन पीरियड। एक्चुअल एडिशन कितना हुआ है कैपिटल स्टॉक का इकोनॉमी में। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करें हम? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन करके हम नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आइए सीखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होगा। डेप्रिसिएशन आपने क्लास 11th में भी सीख रखा है। द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर, passage of time और expected obsolescence, that is change in technology। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू, फिक्स एसेट की वैल्यू में फॉल आ जाना। किस कारण से आ सकता है? पहला, नॉर्मल वियर एंड टियर, आप उसका यूज कर रहे हैं तो उस कारण से आप उसमें उसकी वैल्यू डाउन आ सकती है। या फिर पासेज ऑफ टाइम, तो आप देख सकते हैं जब भी कोई हम एसेट्स खरीदते हैं तो टाइम द टाइम उसमें रेन इफेक्ट कर सकता है, विंड इफेक्ट कर सकती है, कोई वेदर इफेक्ट कर सकता है, तो उससे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पासेज ऑफ टाइम के कारण भी वैल्यू कम हो सकती है। या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के अंदर जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो उस कारण भी किसी भी एसेट की वैल्यू फॉल कर सकती है। या फिर डिमांड में चेंज आ गई है, पहले ज़्यादा डिमांड होती थी, अब डिमांड कम हो गई, तो ये भी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इन कारणों से जब भी वैल्यू एसेट की फॉल करती है तो इन्हीं कारणों को डेप्रिसिएशन का नाम दिया जाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि नेट इन्वेस्टमेंट अगर हमें निकालना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को हमें लेस करना पड़ता है। आइए देखते हैं कंसेप्ट एनआईटी का। इट स्टैंड्स फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। कहा गया है ये इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी का डिफरेंस है। तो एनआईटी का फुल फॉर्मूला जो हमारा होगा वो होगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज क्या होती हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी कोई फर्म गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करती है या फिर कोई भी सेल करता है तो उस पर गवर्नमेंट एक टैक्स चार्ज करती है। उस टैक्स का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका आप सभी एग्जांपल जानते होंगे। जीएसटी आपने देखा होगा, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं कहीं भी जाके तो जो बिल बनता है उसमें जीएसटी का चार्ज आप में ऐड किया होता है बिल आइटम के साथ, तो वही इनडायरेक्ट टैक्स है।
अच्छा, सब्सिडीज क्या होती हैं? इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी। सब्सिडी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट किसी भी एंटरप्राइज को प्रोवाइड करती है जब भी कोई एंटरप्राइज कुछ प्रोडक्शन करती है कुछ सर्टेन कमोडिटी का, जैसे एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर का जो भी प्रोडक्शन करता है तो गवर्नमेंट उन एलपीजी सिलेंडर के एंटरप्राइज को कुछ सब्सिडीज दे देती है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है तो उसे बोलते हैं सब्सिडी। सब्सिडी देने से प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, तो और जब दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये कंसेप्ट कहाँ यूज होता है? ये कंसेप्ट यूज होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। अच्छा, देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या है। इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर कॉस्ट होता है कि कितना हमने अमाउंट पे किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन प्रोसेस की कंट्रीब्यूशन के समय, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय कितना हमारा खर्चा आया एक्चुअली, वही फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिसमें एक्चुअली में कोई भी गुड्स मार्केट में सोल्ड किया गया है। ओके, तो मार्केट प्राइस को जब हम डिटरमाइन करते हैं तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी होते ही हैं, एडजस्ट हुए होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें इंक्लूड होता है और सब्सिडी एक्सक्लूड होता है। ये एक एग्जांपल से ये पूरे कंसेप्ट को सीखते हैं। देखिए क्या हुआ, एक स्पीकर बनाने वाली कंपनी थी, तो स्पीकर बनाते समय उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ा वो पड़ा 500 का। ओके, स्पीकर बनाने वाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना पड़ा उनको? 500। गवर्नमेंट ने देखा कि आपको 500 का प्रोडक्ट बनाने में खर्चा आ रहा है, गवर्नमेंट ने उस पर क्या लगाया? टैक्स लगाया। क्योंकि हमने अभी देखा था इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, कब लगता है? जब भी हम प्रोडक्शन या फिर सेल करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो स्पीकर था उस पर टैक्स लगाया और टैक्स का रेट था 10%। तो 500 का प्रोडक्ट बनाया था एंटरप्राइज ने, इसमें 10% टैक्स लग गया, तो 500 का 10% कितना होता है? 50 रुपीज़। तो अब ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 550 हो जाएगी, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ने के बाद इसकी वैल्यू 550 हो गई। अब क्या हुआ, जब ये प्रोडक्ट बिकेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा करिए, हम आपको कुछ सब्सिडी देते हैं। तो सब्सिडी देने से क्या होगा? इसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। सपोज गवर्नमेंट ने यहाँ पर सब्सिडी दे दी 10 रुपीज़, 10% यहाँ पर टैक्स का वैल्यू था, इनडायरेक्ट टैक्स, और ये 10 रुपीज़ जो है वो हम सब्सिडी मान लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अगर सब्सिडी देगी तो 550 का वैल्यू टोटल बन रहा था प्रोडक्ट का। अब 10 रुपये अगर इसमें कम कर दें तो जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 540। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 500 का प्रोडक्ट था जिसमें 50 रुपीज़ टैक्स का था, तो टैक्स लगाने के बाद 550 हो गया, और इसमें से अगर हम सब्सिडी को हटा दें, सब्सिडी निकाल दें, तो 540 का प्रोडक्ट मिलेगा मार्केट में। ओके, तो अब इस यहाँ से सीखते हैं कि जो ये 500 था फैक्टर कॉस्ट जिसको अभी हमने समझा। तो इट रेफर्स द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जितना भी खर्चा आता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में उसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो इस एग्जांपल में फैक्टर कॉस्ट कितना है? 500 है। मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस कैसे एडजस्ट होता है? मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। IT में लिख देता हूँ, इसमें से आप सब्सिडी को लेस कर दीजिए, या फिर मैं इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है, वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें पता है यहाँ पर हमारा फैक्टर कॉस्ट कितना आया था? 500। इसमें IT कितना था? 50, और सब्सिडीज कितनी थी? 10। तो अगर मैं दोनों को एडजस्ट करता हूँ तो 50 - 10 40 होता है, तो 50 + 40 ये कितना आया? 540। तो मार्केट में वो आइटम कितने का सोल्ड हो रहा है? 540 का, और उसका फैक्टर कॉस्ट कितना था? बनने में कितना खर्चा आया था? 500 का। तो ये कंसेप्ट होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। तो फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जितने में कोई भी प्रोडक्ट बनता है। ओके, और मार्केट प्राइस क्या है? इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड, जिसमें प्रोडक्ट सोल्ड किया जाएगा मार्केट में। तो 540 का वो प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड किया जाएगा। तो यही फॉर्मूला बन जाता है मार्केट प्राइस का कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और वी कैन से फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अपना लास्ट कंसेप्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। देखिए NFIA, इसको शॉर्ट में NFIA कहते हैं। NFIA क्या है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दो चीज़ों का डिफरेंस है, कितनी हमने इनकम कमाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, फैक्टर इनकम,
और उसमें से आप लेस कर दो कि कितनी हमने इनकम पे करी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा होता है NFIA। तो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो डोमेस्टिक इनकम होती है, जो इंडिया में अर्न इनकम है, उसमें हमें NFIA को ऐड करना पड़ता है, तभी हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो पाती है। फिर क्वेश्चन कभी कभार ऐसा भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि NFIA क्या पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है? तो हाँ, NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, अगर मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि NFIA का फॉर्मूला क्या है, NFIA का फॉर्मूला है कि आपने कितना अर्न किया माइनस आपने कितना पे किया। तो अर्न माइनस पेड, ओके, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो अगर पॉजिटिव हमें आंसर लाना है तो पॉजिटिव लाने के लिए अर्न को ज्यादा होना पड़ेगा, पेड को कम होना पड़ेगा। सपोज अर्न 4 किया, पे हमने 3 किया, तो आंसर पॉजिटिव आएगा 1। वैसे ही नेगेटिव भी हो सकता है NFIA। नेगेटिव कब होगा? जब पे ज्यादा होगा और अर्न कम होगा। सपोज अर्न 3 किया और पे 4 किया, तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। वैसे ही जीरो भी हो सकता है, जब अर्न और पे दोनों ही बराबर हो जाएंगे तो आंसर जीरो भी आ सकता है। तो NFIA कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ NFIA में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। इसके अंदर हमें क्या दिखाना होता है कि जो भी एम्प्लॉयज को हमने कंपनसेशन दिया, वेजेस दी, सैलरी दी, तो हमने कितना दिया माइनस हमने कितना लिया, रिसीव किया, माइनस हमने कितना दिया, तो उनका नेट कंपनसेशन। वैसे ही नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज फ्रॉम द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड उसका डिफरेंस सिमिलर पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट। तो जो भी हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे रेजिडेंट को, उसमें से डिफरेंस करेंगे जो भी हमने नॉन रेजिडेंट को करी थी। जो अर्न में से आपको क्या करना है? पेड को माइनस कर देना है। ओके, नेट रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट बच रहा है आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड देने के बाद। तो रिटेन अर्निंग का कंसेप्ट आपने बिजनेस स्टडीज में सीखा होगा। रिटेन अर्निंग वो पार्ट होता है जो किसी भी कंपनी को साइड में रखना पड़ता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, ताकि वो फ्यूचर में उसको यूज कर सकें एज एन एक्सपेंशन या फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो नेट रिटेन अर्निंग में क्या आएगा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटेन अर्निंग ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड और रिटेन अर्निंग ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो दोनों का डिफरेंस हमारा नेट रिटेन अर्निंग होता है। ओके, ये कंपोनेंट्स को आपको खाली रीड करना है, इतना डिटेल में पेपर में नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो नेशनल इनकम से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसको हम आगे आगे फर्दर स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको खाली फॉर्मूले को ज़्यादा ध्यान में रखना है कि NFIA का फॉर्मूला क्या होता है। आपने पता चल गया अब NFIA क्या होता है, बस ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, साथ साथ आपको फॉर्मूले के बारे में जरूर पता होना चाहिए। वैसे ही फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। साथ साथ आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।